बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले के नतीजे में सीनियर फौजी अफसरान और साइंसदान शहीद हो गए। ईरान ने जवाबी वार किया, 100 ड्रोन्स भेजे, लेकिन इजराइल दावेदार है कि इन तमाम ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। ईरान अब भी ये पैगाम दे रहा है कि जो जंग इजराइल ने शुरू की है उसे अब ख़त्म ईरान करेगा, भरपूर बदला लिया जाएगा और जिस तरह जारियत मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर, इसका जवाब इजराइल को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ये कहते हैं कि जो बहादुरी की बातें किया करते थे वो अब जाबक हो चुके हैं और जो बाकी क़यादत बच गई है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं जब ईरान पर हमला कर दिया गया है और ईरान जवाबी वार के लिए तैयार बैठा है। ईरान ने यह भी कहा है कि अब जो जवाबी वार होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। ये सूरत हाल अगर जायज़ा लिया जाए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क दिफाई लिहाज से मजबूत हैं वही अपनी आज़ादी को बरकरार रख पाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में भी ये बात की जाती थी कि अफवाज पाकिस्तान मजबूत है तो भारत मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारत हमलावर हुआ था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से जवाब दिया था। अब यह भी कहा जाता है कि ईरान से इजराइल का फासला 2300 किलोमीटर है। रास्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां से इजराइल पर हमला किया जाए। गोया ईरान के लिए एक अहम इम्तिहान भी है। ईरान से जो मिसाइल दागे जाएंगे, क्या इजराइल पर अपने अहदाफ को वो निशाना बना सकेंगे? फिर क्या ये जंग सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद रहेगी या अपने खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है? इसके साथ साथ आलमी कुव्वतें क्या करेंगी? अगर ये जंग बढ़ती है तो उसके असरात दुनिया के हालात पर कैसे पड़ेंगे? इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये जंग कितने रोज तक चल सकती है। क्या कुछ सालसी कराने के लिए, क्योंकि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं सालसी करवा सकता है, लेकिन अमेरिकी अंदाज बयां कुछ ऐसा नजर आता है कि अमेरिका इजराइल के अब पीछे खड़ा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और साबिक सफीर जनाब जफर हिलाली साहब। हिलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जफर हिलाली साहब, ये बताइएगा कि ईरान ने भी जवाब दे दिया इजराइल के हमले के बाद, लेकिन क्या आपको लगता है कि जंग मजीद फैलेगी या कोई रोकने के लिए कोई किरदार अदा करेगा? यार, जब तक हर किस्म का सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का खत्म नहीं हुआ, इन्होंने जंग शुरू इसलिए तो नहीं किया है कि जल्दी से खत्म कर देने के लिए। इन्होंने शुरू किया है जंग जितना उनके आज सलाहियत है उसको तबाह करने के लिए। अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1-2 महीने लगे हैं वो चलते रहेंगे। दे हैव टू फिनिश। उनका काम यही है कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करें। तो ईरान की कैपेसिटी को आप हिलाली साहब कैसे देखते हैं? यार, आज पूरा दिन गुजर गया है, कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं हुई है। जो उन्होंने वो ड्रोन्स भेजे थे वो तो कहते हैं वो पता नहीं 1-2 भी नहीं पहुंचे हैं या क्या जो कुछ पता नहीं चलता है उसका क्या हुआ। इजरायली कहते हैं कि हमने सबको खत्म कर दिया। तो आज उन्होंने बड़ा जोर तन के कहा है कि हमारा जवाब ऐसे होगा और वैसे होगा। तो ठहरे जवाब के लिए। अगर उनका जवाब अच्छा हो तो फिर हर इम्कान है कि ये जो है ये ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो। इसलिए फिर इजराइल को कैजुअल्टीज बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर इनफेक्टिव हो तो ये इजराइल ले जाएगा। मैं तो कह रहा था पहले कि इजराइल का इरादा ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइज करना इनको। इसका मतलब है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर मगर इनका जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना। पुल, ब्रिज, ये सब चीज़ हो सकता है अगर इजराइल के पास कोई और तरीका है नहीं। मगर अगर उनका जवाबी कार्रवाई सख्त हो तो फिर कैजुअल्टीज एक चीज़ है जो इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो है कैजुअल्टीज। हिलाली साहब, इस वक्त अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे या उन्हें मुकम्मल सपोर्ट इजराइल के ही वो करते रहेंगे? उसने तो कर दिया जो किरदार करना था। उसने उनको ग्रीन चिक दे दिया था इजराइल को, जाओ करो भाई। वो तो शुरू से जब आया था, जब तेल अवीव से उसने कहा जाओ जेरूसलम, उधर ले जाओ तुम्हारी एम्बेसी। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट में ऐसी हिम्मत नहीं थी करने के लिए, मगर उसने कर दिया। इसलिए नेतन्याहू ने कहा कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है जो प्रो ज़ायनिस्ट हो जितना ये है। उसने तो खुली छुट्टी दी हुई है उनको। किस बात पे रुकावट है?
जो हथियार चाहिए, जो प्लेन चाहिए, हर चीज दिया हुआ है। और अब खुद कह रहा है बाज आ जाओ, खत्म करो, मान जाओ, डी न्यूक्लियराइज हो जाओ कंप्लीटली, नहीं तो तबाह होगा, तो तुम्हें तबाही आएगी तुम्हारे पे। सर इस जंग को अगर देखा जाए, इसराइल और ईरान के माबैन ये जंग रहेगी कि अब खित्ते के दीगर ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं? नहीं, कौन आएगा लपेट में भी? OIC तो उसका कुछ रहा ही नहीं है। कौन आएगा? जॉर्डन जो है वो मिसाइल, ईरानी मिसाइल्स गिरा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है उनको इजाजत दे दी है इसराइल को कि तुम हमारे एयर स्पेस में आके उनके मिसाइल्स मारो। और कौन रह गया है? तो आप समझते हैं OIC भी जो है इनफेक्टिव हो चुकी है, उसका कोई किरदार नहीं होगा, महज बयानबाजी होगी? अफसोस से, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यस, एब्सोल्युटली इनफेक्टिव हो गया। अगर इसराइल की इस वक्त जो दिफाई सूरत हाल है हलाली साहब, उसका जायजा लिया जाए, डिफेंस सिस्टम इसराइल का, आप समझते हैं ईरान के लिए मुश्किल होगा जवाबी हमला करना या जवाबी हमले में कामयाबी हासिल करना? लगता है ऐसे है, मगर इसराइल ने कहा है कि हम जो जवाबी कार्रवाई करेंगे तुम्हें याद होगा। बल्कि उन्होंने कह दिया है कि हम ये जंग तुमने शुरू किया है, याद रखो। ये सब धमकियां जो है, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा एक जवाब है जो बड़ा डिसाइसिव होगा। तो अगर वो है तो बड़ी अच्छी बात है। और जी हलाली साहब, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो बहादुरी की जो बातें करते थे वो तो सब मारे जा चुके, अब जो बाकी बच गए हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है, बड़ी सीनियर लीडरशिप का इस तरीके से जो है वो टारगेट हो जाना? देखिए, ये तो बात मानना पड़ेगा कि जो मुल्क अपने टॉप लीडर्स को बचा नहीं सकता तो वो मुल्क को ज्यादा इफेक्टिवली, तो लोग उसके अपने लोग कहते हैं कि हमारे लीडर्स इतने आराम से मारे गए हैं, तो फिर क्या रह गया? तो ये तो है, मगर बड़े ईरान एक दिलेर मुल्क है, लीडरशिप दिलेर है, कुर्बानी देते हैं। देखें, इंशाल्लाह दुआ करें कि उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं होता है। लीडरशिप की बहादुरी के साथ साथ दिफाई जो कैपेसिटी है, और ख़ास तौर पे अगर आप हम मिलिट्री की बात करें, आपकी जो फौजी जंगी जो आपकी कैपेसिटी है उसको सामने नहीं रखा जाता हिलाली साहब? रखा जाता है यार। देखिए, हमने सुना है कि मिसाइल्स इतने हैं ईरान के पास कि उसका इजराइल के पास जवाब नहीं है। हमने सुना था कि ड्रोन भी ऐसे हैं। तो अब देखते हैं, 1-2 दिन और दें उनको, इंशाल्लाह निकलेगा कुछ। हम तो दुआ करते हैं। लेकिन आज जो इसराइल ने कहा कि जो 100 मिसाइल 100 ड्रोन्स आए थे, तमाम ड्रोन्स जो हैं उनको हमने नाकाम बना दिया है। तो बिल्कुल, अगर आपके पास कोई सबूत है जिधर ईरानी ड्रोन्स ने जाके नुकसान पहुंचाया है तो फिर वो गलत है, मगर अगर नहीं है तो फिर शायद सही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहुंचे ही नहीं हो, माने कि किधर हैं वो ड्रोन्स और क्या नुकसान किया है। कोई दिफाई तजियाकार ये कहते हैं कि 2300 किलोमीटर का फासला ईरान के लिए ये भी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, लड़ाई जज्बा हर चीज है, मगर फिर प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए ना। इट शुड बी पॉसिबल। ये जो आपका हरकत है ये इसको होना चाहिए, हमें शुड बी पॉसिबल। अगर इतना दूर है, रेंज के बाहर है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात होगी बजट की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दूरियां बढ़ती नजर आती हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है, हत्ता के हुकूमती वज़रा भी बजट के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ कहते हैं जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई गई उन्हें माली फाशी करार उन्होंने दिया है। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी बड़े एतराज़ात हैं तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, तरक्याती बजट के हवाले से, और सिंध में जो है वो हैदराबाद मोटरवे के हवाले से भी उन्हें
अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और क्या पीपल्स पार्टी इस बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ देगी या नहीं देगी। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं सादिया जावेद, तर्जमान हैं सिंध हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सादिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है हुकूमत बजट जो है क्या मंजूर करा सकेगी। पीपल्स पार्टी को बड़े एतराज़ात हैं, तनख्वाहें सेनेट के चेयरमैन की, स्पीकर कौमी असम्बली की बढ़ा दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, अगर हुकूमत वापस लेना चाहे तो इसको बेशक वापस ले ले। क्या मुशावरत नहीं की गई, तमाम चीज़ों पर बातचीत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं की गई, उसके बगैर ही ये बजट तैयार कर लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये पहले दिन से जब बजट की तैयारी हो रही थी तो ये मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही थी कि बहुत सारी चीज़ों में हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और इसका मुख्तलिफ औकात में इजहार भी होता रहा। जो MNAs हैं या जो पार्टी की क़यादत है वो नून लीग की क़यादत को बताती भी रही कि जी बहुत सारी, जैसे अगर मैं बात करूं कि सिंध के हवाले से, मतलब अगर आपने भी बजट देखा हो तो फेडरल बजट में इस दफा भी सूबा सिंध के लिए कोई स्कीम हमारे नसीब में नहीं आई जो कि कमिटेड था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट किया कि हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। अब उसका जो बजट एलोकेशन वो 400 अरब का प्रोजेक्ट है और 15 अरब रखे हैं, तो मतलब आप बताएं कि ये ना करने वाली बात हुई। और अलीम खान साहब आए थे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी। उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई थी उसमें कहा गया था कि कराची टू हैदराबाद भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मोटरवे पर काम करेगी। लेकिन आप अगर देखें फिर जो K4 का मंसूबा है, जो सब लोग कहते हैं कि जी कराची में पानी की शॉर्टेज है। इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात कैबिनेट का हिस्सा MQM सबसे ज्यादा जिस काम के लिए वाबेला कर रही है, आप मुझे बताएं वो बजट में आपको उसका जो एलोकेशन है अगर आप देखें तो वो मंसूबा इस साल भी मुकम्मल नहीं होगा। तो इसी तरह की बातें, और आपने जो अगर मैंने नहीं देखा है, अगर चेयरमैन सेनेट साहब ने खुद कह दिया है कि जी मुझसे मुशावरत नहीं की गई तो इसका मतलब है कि नहीं की गई है। और लेकिन सादिया साहब, यह सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तनख्वाहें बढ़ाई जा रही थी, जब इसको पेश किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी ने तब एतराज क्यों नहीं किया? देखिए, मुझे नहीं पता कि पार्टी ने इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरी इस वक्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में किसी से बात नहीं हुई कि पार्टी ने इस मामले पे क्या है, लेकिन गिलानी साहब के बयान जो कि आपने खुद कोट किया है, आज मैं भी सारा दिन बजट सेशन में थी, मैंने नहीं देखा, लेकिन जाहिर सी बात है आवाज तो नून लीग के अपने अंदर से आ रही है। उनके अपने मिनिस्टर्स शोर मचा रहे हैं कि इतना बड़ा आपने जो है वो इजाफा किया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम अवामी बजट देना चाहते हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, हम IMF प्रोग्राम में हैं, और उसके बाद अगर जितनी बड़ी तनख्वाह में इजाफा किया गया वो मुझे लगता है कि सबके साथ तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, ये एक ऐसा बजट है जिस पे हुकूमत के अपने अराकीन, ख्वाजा आसिफ साहब का भी है कि जी फाशी, ये जो है माली तौर पे माली फाशी है तनख्वाहें बढ़ाना चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर कौमी असम्बली की। ना आपके वज़रा को एतमाद है, ना आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को एतमाद है, लेकिन आपने इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी। दोनों साहबान जो हैं, या सादक साहब हों या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, इतनी उनकी ज़रूरियात तो नहीं थी कि पूरे मुल्क में जो हालत है, जो और टाइमिंग जो सूरत हाल है, इस पर इनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएँ। देखिए, मैं अगर बेलाग बात करूं तो शायद ये जो तनख्वाह बढ़ी है ये भी उसी कंपोनेंट का हिस्सा था जो आज शोर मचा हुआ है। ख्वाजा साहब ने कहा मुआशी फहाशी है, तो उस एक कंपोनेंट के बारे में, उस एक चीज के बारे में जिसका ताल्लुक कुल 2 अफराद से है या शायद 4 अफराद से है, अगर उसमें डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर भी हैं, 4 वरना 2। और इसका जो कुल उस बजट में कि जो एक बहुत बड़ा बजट है, उसमें ये जो कुल कंपोनेंट है ये शायद कोई 6-8 करोड़ रुपए का बनता है। तो आप देखें कि माजी में कभी भी ये जो तनख्वाहों का इजाफा था ये बजट के कंपोनेंट के तौर पे कभी नहीं आया।
चाहे वो जजेस के इजाफा तनख्वाहों में था, चाहे कहीं किसी स्वाय सरकारी मुलाजमों के। तो मुझे तो ये लगता है कि ये कोई एक किसी बंदे की या तो ओवरसाइट या शेयर इनोसेंस थी, और या फिर ये एक मेलाफाइडी था इस चीज़ को लिखना और ये कहना कि जी हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहादी जमातों ऑन बोर्ड नहीं थी। ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि इतना बड़ा जब बजट का पोर्टफोलियो बन रहा होता है और उसमें टेक्निकल लोग काम कर रहे होते हैं, हुकूमत एक ब्रॉडर पॉलिसी कैबिनेट देती है। और क्योंकि अगर आप उस प्रोसीजर को देखें तो हर मिनिस्ट्री से प्रपोजल्स आती हैं और अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में जाके तो वो वहाँ पर वो जाके तो उसको फाइनलाइज करते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। और फिर ये आफ्टर ऑल ये बजट तजावीज़ होती हैं। ये जो बजट है ये कोई हतमी कोई सहीफा नहीं है, कोई ऐसी कोई मुकद्दस किताब नहीं है। इस पे डिबेट होगी और ये डिबेट जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इब्तदा की या दीगर लोग कह रहे हैं इस एक मामले पे जिसका कुल ताल्लुक शायद 6-8 करोड़ रुपया सालाना से होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 6-8 करोड़ रुपया, लेकिन एक तरफ जो है हुकूमत कहती है, वज़ीर आज़म कहते हैं, किफ़ायतशारी मुहिम की बात की जाती है, अवाम पर तो ये भी बोझ डाला जा रहा है कि जो बेचारे सोलर पैनल लगवा रहे थे 18% उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। आप हुकूमत में हैं, आज वज़ीर आज़म, मैं आपसे अर्ज करूँ, आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मेरे इल्म में नहीं है, हम इसको होस्ता रिवर्स कर दें। यानी ये कैसा बजट है जो वज़ीर आज़म को भी नहीं पता होता? मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये इस किस्म की चीजें या मेलाफाइडी था या अगर इनोसेंस भी थी किसी जगह पे। आप माजी में देखें किसी बजट में कभी भी कोई चेयरमैन सेनेट या स्पीकर की तनख्वाहें कहीं बजट में इन ब्लैक एंड वाइट प्रिंट नहीं हुई। यही मैं मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सिंबॉलिक का लफ्ज़ अभी मेरे मुंह में था, मैं यही यूज कर रहा था कि ये बावजूद इसके कि इसका हुजम बहुत थोड़ा है, लेकिन ये सिंबॉलिक है। और ऐसे टाइम में जब लोग मुश्किलात का शिकार होंगे कि महंगाई की शरह जो है वो 30% से 4% से नीचे आ गई है, लेकिन इसके बावजूद ये एक सिंबॉलिक चीज़ है कि जब आप टॉप मुल्क के जो चंद लोग हैं उनकी तनख्वाहें, और मुझे बिल्कुल इस बात पे मैं बिलीव करता हूँ कि जिस तरह अभी मेरी बहन ने कहा कि ये अगर ये चेयरमैन सेनेट के नोटिस में नहीं था तो यकीनन ये स्पीकर नेशनल असेंबली के नोटिस में भी नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई इन्होंने डिमांड नहीं भेजी होगी कि, और ना इस किस्म की डिमांड जाती है। नेशनल असेंबली के बजट मौजूद होते हैं, उस बजट में से अगर तनख्वाह बढ़ती भी। अब जो दूसरा मौक़िफ़ था फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, उसमें भी वजन था, और उसमें वजन ये था कि पिछले 10 बरसों में अगर किसी की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, जबकि हर बरस किसी न किसी हर सरकारी अफसर से कि 10 से 15%, कुछ बजट में 15%, कुछ में 10% इजाफा होता रहा है, तो 15 बरस का अगर इवन वो भी लगाया जाए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का लॉजिक था, तब भी वो 500% नहीं बनता। लिहाजा इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इसने गलत तासुर दिया हुकूमत का और इत्तेहादी जमातों का, और ये रिवर्स हो जाएगा या ये रैशनलाइज हो जाएगा जब इसके अंदर आएगा। मैं राय साहब आता हूँ वापस आपकी तरफ, क्योंकि मुझे इस पे भी कमेंट लेना है। जो सिंध के मंसूबों की बात वज़ीर आज़म यकीन दहानी तो कराते रहे पीपल्स पार्टी को, लेकिन इस बजट में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? सादिया जावेद साहबा, लेकिन अब मामलात किधर जाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी में साथ नहीं देगी हुकूमत का? देखें, ये बात तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी डिबेट में हिस्सा ले रही है, जिसको आज ओपन किया गया है, और हम डिबेट में हिस्सा लेंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब मुल्क वापस आ जाएंगे, और उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। जैसे कि आपने अभी बात की, मैं इस बजट को उमराह का बजट कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप नसरुल्लाह मलिक साहब देखें तो पेट्रोल में लेवी बढ़ा दी गई, इससे आम इंसान में आप सब मुतासिर होंगे। बिजली के निर्ख बढ़ा दिए जाएंगे, मैं और आप मुतासिर होंगे। सोलर पे ड्यूटी लगा दी गई, मैं और आप मुतासिर होंगे। खाने पीने की अजनास पर ड्यूटीज बढ़ा दी गई, मैं और आप मुतासिर होंगे। तो ये कहाँ से? बड़ी गाड़ियों पे
आपने टैक्स कम कर दिया, छोटी गाड़ियों पे आपने टैक्स बढ़ा दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि मतलब इस बजट को कैसे कहा जाएगा कि ये अवाम का बजट है, और जो इस नून लीग ने पेश किया है, और कहा जा रहा है कि जी किफायत जारी की जाए। फिर आप बताइए कि वैसे ही पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, ई बिजनेसेस पे आपने टैक्सेशन कर दी है, मतलब हम जाएंगे कहाँ? पाकिस्तानी अवाम ये अभी फरमा रहे थे कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हजम नहीं है, लेकिन आपने आम आदमी पर इतनी बड़ी टैक्सिंग कर दी है कि मतलब महंगाई की शरह तो कम हो गई, लेकिन मैं वो चीज खरीद ही नहीं सकूंगी। तो मैं ये बात नहीं कहूंगी कि पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी के वक्त हम जाहिर सी बात है क़यादत इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो वापस आएंगे और जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी पार्टी उसको वो करेगी। जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट से बात करेंगे और उसके बाद जो चीज़ बेहतर होगी, क्योंकि जिस सूबे में मैं बैठी हूँ उसकी एलोकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि 2 मंसूबे हैं और उसकी एलोकेशन ऐसी है कि जैसे आपने ऊंट के मुंह में जीरा डाला। ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। राय साहब, मेरी 2 मंसूबों के बारे में भी बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी जब बार बार ये मुतालबा करती है तो ये उनके दोनों मंसूबे शामिल क्यों नहीं किए गए? दूसरा, जो बात अपोजिशन कर रही है हुकूमत के खिलाफ कि जी अवामी बजट नहीं है, ये अशराफिया का बजट है, यही बात अगर आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और MQ वाले करें तो फिर PMLN ने ये बजट लिया कहाँ से है? देखें, ये बात इत्तेहादी क्या करें, हमारी जमात के अंदर से लोगों ने इस पे बात की। ख्वाजा साहब का बयान है, उन्होंने मुआशी फहाशी कहा, मैं शायद उसको मुआशी बर्बरियत कह दूं या मुआशी दहशतगर्दी कह दूं, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि कौन सा बजट था कि जिसमें कि ये बात नहीं हुई कि ये टैक्सेस बढ़े हैं या दीगर। लेकिन आप देखें कि आम आदमी का ये बजट क्यों है कि इसमें तनख्वाहदार तबका जो हमेशा कुर्बानी देता आया था, फर्स्ट टाइम वापसी का सफर शुरू हुआ है। आप स्लैब्स में देखें कि उनके स्लैब्स में जो आज तक कभी नहीं हुआ, आप माजी की इन स्लैब्स का जो प्रोफाइल है ग्राफ देख लें, हमेशा इजाफा हुआ है। फर्स्ट टाइम हुकूमत ने अपनी उस कमिटमेंट को पूरा किया और गो के वो भी कम तनासुब है, 2.5% है, कहीं पे 1% है, लेकिन वो वापसी का सफर शुरू हुआ। बहुत से मामलात में, इंडस्ट्री के मामलात में आप देख लें। अब जहां तक तरक्याती कामों का ताल्लुक है, ये बात रिकॉर्ड पे है कि तरक्याती पोर्टफोलियो को इस दफा कट किया गया, कि जो इजाफा तो दूर की बात है, दफा का बजट में इजाफा जरूरत थी। आप देखें कि इस वक्त आज के अगर हालात देखें, ईरान के साथ क्या हुआ, इससे पहले दीगर ममालिक के साथ क्या हुआ, उसको कंपेयर करें जो पाकिस्तान के 10 मई के वाले वाक़े को, तो क्या वो जस्टिफाई नहीं है? तो वहां पर फिर कहीं ना कहीं तो उसका असर आना था। और दूसरी बात ये हुई कि अब ये या तो इन प्रोजेक्ट्स को, जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा तो थे ही थे, लेकिन ये पाकिस्तान का ओवरऑल खुशहाली का एक रास्ता है, मोटरवे या ये जो कराची हैदराबाद है और दीगर मंसूबे, इसको आउटराइटली कहीं शेल्फ नहीं किया गया, कहीं रिजेक्ट नहीं किया गया, कहीं इसको जो है वो बैक बर्नर पे नहीं रखा गया। इसके लिए एक रखी गई बुनियादी तौर पे फंड्स। हमेशा कभी भी जो फुल एलोकेशन होती है वो बजट में रिलीज फुल एलोकेशन नहीं होती। आप देखेंगे जो फुल एस्टिमेट होता है हमेशा से वो कैरिड ऑन आगे जाता है, और वो कई कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 3 साल का जिनका अमल होता है। ज़ाहिर है ये मोटरवे या ये 1 साल में तो मुकम्मल कोई नहीं होती, इसलिए उसके जो बुनियादी डिज़ाइन वर्क होता है, कंसल्टेंसी होती है, दीगर चीज़ें होती हैं, और बड़ी मुश्किल से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जाके तो 2nd क्वार्टर से टेक ऑफ करते हैं और 3rd और 4th क्वार्टर में उन पे कुछ जो है वो रिलीज होती है और एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कोई इसमें कोई मैला फाइडी नहीं है, कीपिंग इन व्यू दोज डिफिकल्टीज उस पे। और ये एलोकेशन जो इसके लिए अभी हुई है वो अगर कम भी है तो ये कहीं बजट की इन तजावीज़ में गुफ्तगू में बढ़ भी सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बजट में वोट भी देगी, और जब क़यादत बैठेगी तो आपस में अगर इस किस्म की चीज़ें हुई, पिछले बजट में भी अगर आप याद करें
तो इसी किस्म के मसाइल थे। अल्टीमेटली कुछ चीजें क़यादत ने बैठ के दूर की, कुछ में हमने कंप्रोमाइज आपस में किया हालात को देखते हुए, मुश्किलात को देखते हुए। तो आइडियल तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये बजट पास होगा। क्योंकि दूसरा जो इसका पहलू है वो बड़ा खतरनाक है कि बजट अगर पास ना हो तो क्या होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से ही अपनी उठाना चाहती है सहारा तो फिर तो अलग बात है, वरना ये तो एक अंधे को भी मालूम है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ना हुकूमत चल सकती है ना बजट पास हो सकता है। सादिया जावेद साहब, पीपल्स पार्टी के बगैर बजट तो पास हो नहीं सकता। जिन चीज़ों का जिक्र आपने भी किया कि ये आम आदमी के ऊपर बोझ डाला गया है, पीपल्स पार्टी अगर डट जाए कि इन चीज़ों को वापस कराए बगैर हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो क्या ये सारी चीज़ें वापस नहीं हो सकती? वरना आम आदमी तो समझेगा कि महज एक बयानबाजी थी। इस चीज पे कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है वो लेबर और वर्किंग क्लास को बिल्कुल कबूल नहीं है। अगर वो एहतजाज करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों का मैंने भी अभी जिक्र किया, बजट बुक में उसका जिक्र है कि वो जो है उसकी वापसी हो सके और ज्यादा से ज्यादा वापसी हो सके, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले। तनख्वाहें बढ़ा देना, गाड़ियां खरीदना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा देना, ये जो चीजें हैं ना, ये मैं और आप रोक सकते हैं। ये चीजें रोकी जा सकती हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिले। तो मैं ये समझती हूँ कि डिबेट होगी, डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। चेयरमैन साहब जैसे दौरा मुकम्मल करके वापस आएंगे, जाहिर सी बात है MNAs के साथ और बैठेंगे, बात करेंगे और फिर मुस्लिम लीग नून से भी बात करेंगे इस मामले। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा। राजा कमरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बजट के हवाले से बहस का आगाज़ हो चुका और उन तमाम नुकात पर भी बहस की जा रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह पर अब भी मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर उन चीज़ों को जिनकी निशानदेही की जा रही है कि ये आवाम के मुफाद में नहीं है, आम आदमी इससे मुतासर होगा, महंगाई बढ़ेगी, उनको बजट मंजूरी से पहले इस बजट में जो है वो तरमीम की जा सकेगी? इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अक्सर ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी प्रेशर तो डालती है, दबाव डालती है, लेकिन फिर जाकर हुकूमत का सहारा बन जाती है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।